हेलो स्टूडेंट, टुडेज अवर टॉपिक इज़ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है। इससे पहले जो हमने देखा है उसमें हमने देखा था मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एंड सम डेफिनेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है। Credit control is an important tool used by Reserve Bank of India, a major weapon of the monetary policy used to control the demand and supply of money, liquidity in the economy. Central bank administrates control over the credit that the commercial banks grant. सेंट्रल बैंक का जो मेनली अगर हम बात करें, उनका काम जो होता है वो क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है कि जितना भी हमारा स्टॉक है उसके ऊपर हम टर्न कैसे कर सके, उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाए वो क्या करता है। इसने बताया कि क्रेडिट कंट्रोल इज एन इम्पोर्टेंट टूल यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट टूल के रूप में इसको यूज करता है। ए मेजर वेपन, ये हथियार होता है ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड यूज टू कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। ये क्या करता है, जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। सेंट्रल बैंक एडमिनिस्ट्रेट कंट्रोल ओवर द क्रेडिट, ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है कंट्रोल ओवर द क्रेडिट दैट द कॉमर्शियल बैंक ग्रांट, जो कि हमारे कॉमर्शियल बैंक ग्रांट करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, कि क्रेडिट को जो कंट्रोल करना है, हाउ मैनी मेथड्स, कितने मेथड्स हैं उसके, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल्स। फर्स्ट वन इज क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रेडिट कंट्रोल को हमने क्या करा है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है हमारा क्वालिटेटिव मेथड और एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधियों के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड की, तो क्वालिटेटिव मेथड में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव मेथड का नाम ही है, जैसे कि इसके नाम से दिख रहा है कि इसमें हमारी क्वालिटी के ऊपर बात की गई है। तो क्वालिटी मतलब एक तरीके से गुण कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की जब गुण की बात की जाए तो वो उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें जो आता है हमारा, सबसे पहले इसमें आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कि हम कैसे सिलेक्टिव क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें हमारी क्या आती है, फर्स्ट है हमारी भिन्न कटौती दरें, कि हमारी जो कटौती की जो दर होनी चाहिए वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए। केंद्रीय बैंक अलग अलग प्रकार के विनिमय बिलों का अलग अलग कटौती की दरों पर लेता है। अलग अलग वो क्या करता है, कटौती की दरों पे क्या करता है, हमारे से बिलों को लेता है। कई देशों में निर्यात तथा कृषि बिलों पर कम कटौती काटी जाती है। कई कंट्रीज हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट का जो वर्क होता है और जो हमारा एग्रीकल्चर का वर्क होता है उन पे क्या करते हैं, हम कम कटौती काटते हैं और अन्य बिलों पर कटौती की दरें ऊँची होती हैं। या इसके बिहाफ पे हम कुछ अदर्स जो बिल यूज़ करते हैं उन पे हमारी जो कंट्रोल होता है एक तरीके से, या हम क्या कह सकते हैं, कटौती की जो दर होती है वो हाई रेट पर हमें मिलती है। इससे कुछ क्षेत्रों के लिए सरल एक सस्ती साख भी मिल जाती है। इसमें क्या होता है, कुछ एरिया हमारे कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें जो क्रेडिट होता है वो क्या मिलता है, सस्ते रेट पर मिल जाता है, और शेष क्षेत्रों को कठिन शर्तों तथा महंगी। जैसे कि कई बार क्या करते हैं, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो पता है कि किसान तो एक वैसे ही लेबर है, मजदूर है, ठीक है, उसके पास इतना कुछ नहीं होगा कि वो बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सके, हमारे पास लोन के रूप में, अगर उसको लोन लेना है तो वो क्या कर सके, जमानत के रूप में रख सके। तो गवर्नमेंट उसके लिए जो उसको क्रेडिट देती है, उसको उधार देती है, तो उसके लिए क्या करती है, कुछ अलग से पॉलिसी बनानी स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे ही एजुकेशन लोन, एक स्टूडेंट है उसको क्या मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है। तो उसको क्या होता है, एजुकेशन लोन इस बिहाफ पे मिलता है कि इन फ्यूचर उसकी जॉब लगेगी, उस जॉब से उसको जो भी पैसा मिलेगा उससे वो उस लोन को पेड करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखी जाती है। फिर होता है आयात से पूर्व जमा, क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करते हैं, जब सरकार आयातों को निरुत्साहित करना चाहती है, कई बार क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, अपने हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ से क्या हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और इम्पोर्ट हमारे यहाँ पे क्या हो, कम से कम हो। तब व्यापारियों को आदेश दे दिया जाता है कि वे जितनी रकम का माल आयात करेंगे उसका कुछ भाग नकद में केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ेगा, ठीक है। हम जितना भी क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसका कुछ पार्ट जो है हमें सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना होगा। उसका कुछ भाग क्या करना, हमने केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ेगा। और व्यापारिक बैंकों को यह आदेश दे दिया जाता है कि केंद्रीय बैंक में जमा होने वाली रकम व्यापारियों को उधार नहीं देंगे।
और जो भी रकम हमारे पास केंद्रीय बैंक के पास जमा है उसको हम क्या करेंगे, फिर से उधार नहीं दे सकते हैं। ये सारे उनको ऑर्डर दे दिए जाते हैं। फिर रहता है क्रेडिट, हमारी क्या होती है, रेशनिंग, जिसको हम साख की राशनिंग के नाम से भी जानते हैं। साख की राशनिंग साख नियंत्रण की वह रीति है जिसके अंतर्गत व्यापारिक आवश्यकताओं के आधार पर जो भी हमारी क्या है, हमारी कॉमर्शियल जितनी भी नीड्स हैं उन सबको ध्यान में रखकर साख निर्माण की अधिकतम एक सीमा, एक लिमिट क्या की जाती है, निश्चित की जाती है। और फिर विभिन्न तरीकों में विभिन्न बैंकों व व्यवसायों के लिए कोटे को भी निर्धारित किया जाता है। उसके लिए एक कोटा हम निर्धारित करते हैं कि इस कोटे के अंतर्गत हम ये सारे काम को पूरा करेंगे। इसमें फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कि किसी बैंक की बिलों को पुनः बुनाने की सुविधा पूर्ण रूप से समाप्त करके, कोई बैंक है उसके जो बिल हैं उन्हें फिर से पुनः हम नहीं बुना सकते हैं। कुछ बैंकों के बिलों को पुनः बुनाने की सुविधा सीमित करके, कुछ को तो बिल्कुल खत्म कर दी, कुछ को क्या कर दी, लिमिट कर दी कि इसकी एक लिमिट रखी जाएगी। देन फिर है कुछ बैंकों की ऋण प्राप्ति की सीमाएं निर्धारित करके, कुछ बैंक हैं उनके हमने ऋण जो प्राप्त है उसकी सीमाएं हमने क्या करी, निर्धारित कर दी है। विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न कार्यों के लिए साख के अभ्यंश, शेयर्स वगैरह भी उन्होंने क्या कर दिए, निर्धारित कर दिया। फिर कुल होता है मॉरल ससेशन, जिसको हम बोलते हैं नैतिक दबाव। केंद्रीय बैंक के अधिकारी समय समय पर व्यापारिक बैंकों के सम्मेलनों या अन्य अवसरों पर यह सुझाव दे सकते हैं कि उन्हें साख की सीमा अमुक रकम से अधिक नहीं बढ़ाने देनी चाहिए। ये जो उन्होंने क्रेडिट की जो अमाउंट रखी है वो इतनी ही रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। यह दबाव अधिकारियों के लिए लेखों, गवर्नरों की गस्ती चिट्ठियों द्वारा भी डाला जा सकता है। अलग अलग टाइप से क्या कर सकते हैं, मॉरल ससेशन, वो पब्लिसिटी कर सकते हैं। तो ये जो काम है, ये सारे काम क्या करते हैं हमारे यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा मेथड में आता है, क्वालिटेटिव में मेथड में आता है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड की। तो देखो आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि जो हमारा क्वालिटेटिव मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड में हमारे 5 आते हैं। एक तो चयनात्मक साख नियंत्रण आता है, फिर साख की राशनिंग आती है, फिर नैतिक दबाव आता है, फिर प्रचार आ सकता है, फिर हम क्या करें, डायरेक्ट रिलेशन बाई कर्मचारी प्रत्यक्ष कर्मचारी कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं हमारी किससे है, क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, एक है आप लोगों का क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो इसमें क्या चीज़ें बताई हैं कि बैंक दर या कटौती दरें, खुले बाजार की क्रियाएं आपकी होती हैं, परिवर्तनशील कोषानुपात होता है, तरल कोषानुपात, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी क्वालिटेटिव के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान से याद रखनी है। अगर हम बात करें बैंक रेट और हमारी क्या है, डिस्काउंट रेट की बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को रकम उधार देते हैं। आप लोगों को पता है बैंक रेट क्या होती है, जिसपे क्या होता है, हमारा सेंट्रल बैंक जो होता है हमारे कॉमर्शियल बैंकों को क्रेडिट देने का काम करता है, उस रेट को हम बैंक रेट के नाम से जानते हैं। फिर है हमारे यहाँ पे खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भी हमारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, हमारे बिल होते हैं, उन सब का क्या किया जाता है, ओपन मार्केट में अगर मैं बात करूँ क्या कार्य प्रणाली होते हैं बैंक दर की नीति को सफल बनाने के लिए की जाती है। हमारे यहाँ पे खुले बाजार की क्रियाएं, पूंजी का निर्यात रोकने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं की जाती हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य को ऊंचा बनाने के लिए, जो भी हमारी गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके जो प्राइस हैं उनको हाई लेवल पे करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इन क्रियाओं की कार्यप्रणाली इस प्रकार है कि जिस समय केंद्रीय बैंक खोला जाता है या देखता है कि बाजार में साख का विस्तार तेजी से हो रहा है और उसे रोकने की आवश्यकता है, तब वह सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने लगता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब क्या होता है मार्केट में क्या होता है, खुले बाजार की क्रियाएं का मतलब क्या है कि मार्केट में जो साख का विस्तार है बहुत तेज़ी से होने लगता है, तो केंद्रीय बैंक जो हमारा आरबीआई है वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी जो प्रतिभूतियां हैं उनको बेचना स्टार्ट कर देता है। यह प्रतिभूतियां व्यापारिक बैंक खरीद लेते हैं। जो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो इन प्रतिभूतियों को क्या करने का काम करते हैं, परचेज और सेल करने का काम करते हैं। प्रतिभूतियां खरीदने पर उन्हें रकम केंद्रीय बैंक को चुकानी पड़ती है। जो भी वो प्रतिभूतियां खरीदते हैं वो रकम उन्हें क्या करना पड़ता है, केंद्रीय बैंक को पेड करनी होती है। ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली है। फिर अगर मैं बात करती हूँ खुले बाजार की क्रियाएं, इसके बाद है हमारा परिवर्तनशील कोषानुपात। परिवर्तनशील कोषानुपात में क्या चीज़ बताई गई है कि केंद्रीय बैंक अपने सदस्य व्यापारिक बैंकों को उधार देने तथा उनके बिलों की कटौती की सुविधा देते हैं। उधार देते हैं अपने केंद्रीय बैंक को और उनके बिलों की कटौती की सुविधाएं देते हैं। इसके बदले में व्यापारिक बैंक को अपने चालू वर्ष में स्थायी जमा का कुछ प्रतिशत,
जो भी हमारे क्या व्यापारिक बैंक हैं उन्हें क्या होना चाहिए, अपने चालू वर्ष या उनकी जो फिक्स डिपॉजिट है उसका कुछ नगद केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है। केंद्रीय बैंक इस जमा प्रतिशत में परिवर्तन का अधिकार होता है, उसमें क्या कर सकते हैं, वो चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। जब केंद्रीय बैंक देश की मात्रा, देश में जो साख की मात्रा है उसका क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, तो उस जमा प्रतिशत में क्या कर सकता है, वृद्धि कर देता है, जिससे बैंकों की जो हमारी क्रेडिट की निर्माण की जो शक्ति होती है वो कैसे हो जाती है, सीमित होती है। फिर है हमारा लिक्विडिटी रेशो, जिसको हम तरल कोष अनुपात बोलते हैं। सभी देशों के व्यापारिक बैंक अपनी कुल संपत्ति का कुछ भाग लिक्विड के रूप में रखते हैं। कुछ देशों में तरलता का प्रतिशत कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे भारत के बैंकों को अपनी संपत्ति का कम से कम 30% भाग तरल रूप में, नगद में, अन्य बैंकों के पास जमा के रूप में, बिल या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य होता है। इस कोषानुपात में आवश्यकता पड़ने पर क्या कर सकते हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं। यदि तरल कोषों की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए तो बैंकों की उधार देने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि तरल कोषों के प्रतिशत में कमी कर दी जाए तो बैंकों की उधार देने की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मेथड्स ऑफ क्रेडिट।